नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। विपक्ष के नेता गले फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर पिछले 5 सालों से बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगा रहे हैं, लोकतंत्र को खतरे में होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन ये दावा विपक्ष की ओर से ही किए जाते रहे थे। लेकिन कल गया से एक तस्वीर आई है जो इस बात के सबूत हैं कि बीजेपी सचमुच संविधान बदलने की षड्यंत्र कर रही है और इसी के लिए 400 से ज़्यादा सीटें मांग रही है। हम आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं की बैठक की एक वीडियो सामने आई है जिसमें बीजेपी के नेता ये दावा कर रहे हैं कि संविधान को बदलना है, उस संविधान को बदलना है जिसे कांग्रेस ने बनाया है। लिहाजा मोदी जी को 400 से पार सीटें दिलाने के लिए हम लोग एकजुट होकर तमाम कोशिशें करके बिहार की 40 सीटें बीजेपी को, एनडीए को दिलाएं, तभी ये संभव हो पाएगा। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और इसके बाद इस वीडियो पर कोहराम मचा है। हम आपको दिखाते हैं पहले ये वीडियो और उसके बाद हम इस पर वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी से बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बीजेपी की मंशा सचमुच यही है। लेकिन अब बिहार कानून से नहीं बना तो बेरोजगारी है, 200 दुकानदार को नहीं मिल पाया, उसको ही करना है। वो मिशन 400 पार हम लोग को करना है और पढ़ाई छात्र आप लोग देने के लिए वोट तैयार है ना। देखिए आप एक बीजेपी के कार्यक्रम थोड़ा मायूस चल रहा है। अभी मिशन लड़ाई देश की है, परिवर्तन करना है, संविधान को चेंज करना है। जो अक्रम बक्रम उसमें डाला हुआ था, कांग्रेस वालों ने किया था, उसको सुधारने की बात है। ये नहीं देखना कि हम पार्टी से मांझी जी हैं, हम लोग लड़ाई छात्र देंगे, नहीं, हम लोग सीधे मोदी जी को देख रहे हैं और मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग की सरकार बनाना है, मिशन 400 पार। और जहाँ तक अगर किसी को किसी प्रकार का कोई तकलीफ होता है या विकास की बात होती है, अब मंत्री जी बैठे हुए यहाँ पर, श्यामदो जी हैं, मेघदर भैया हैं, पार्षद है, नगर परिषद के मंत्री हैं, मेघदर सिंह जी, तो विकास होगा ही होगा। इसलिए भारत माता की आदरणीय मोदी जी। तो देखा है आपने बीजेपी नेता किस तरह से एक बैठक में संविधान बदलने के लिए 400 पार सीटें मांगने की, लाने की दावा कर रहे हैं। संतोष जी, आपने भी देखा वीडियो, जिस तरह से इस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि 400 सीट जब पार करेगा तभी जो है मोदी जी संविधान बदल पाएंगे। क्या बीजेपी का जो छुपा एजेंडा है वो सामने आ गया है? देखिए, संविधान बदलना किसी के बूते की बात नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने और आज़ादी के बाद हमारे जो देश के आज आंदोलन में भाग लेने वाले जो नेता थे हमारे, उन्होंने, भीमराव अंबेडकर और जो भी शीर्ष नेता थे, उन्होंने संविधान का निर्माण किया। और इस संविधान को बदलने की बात हास्यास्पद लगती है और कोई सोच भी कैसे सकता है। आज वही संविधान है जिसके बल पर आज हम यहाँ बैठकर बोल रहे हैं, वही संविधान है। संविधान के बल पर ही आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। चाहे भाजपा के नेता जो भी हैं, चाहे आरजेडी के कोई भी नेता हो, तो हमारा जो संविधान है वही उन्हें यह आज़ादी दे रहा है बोलने के कि वो संविधान भी बदल सकते हैं। और जब संविधान बदल देंगे तो न वो बोलने लायक रहेंगे और ना कुछ करने लायक रहेंगे, कोई भी हो, चाहे भाजपा नेता हो। तो क्या भारत में संविधान बदलकर चीन की तरह से राजतंत्र स्थापित करना है कि चुनाव ही नहीं होना है बस, और रसिया की तरह करना है, तानाशाही रवैया करना है? मुझे लगता है कि यह भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ये संभव नहीं है संविधान बदलना। लेकिन भाजपा का नहीं, आरएसएस का तो मुख्य एजेंडा यही था। आरएसएस शुरू से ही भीमराव अंबेडकर जी के संविधान का विरोध करती रही है, आरक्षण का विरोध करती रही है। संविधान में जो गरीबों को वोट का अधिकार दिया गया, दलितों, पिछड़ों को जो सामाजिक न्याय की बात कही गई, उसका लगातार आरएसएस विरोध करती रही है शुरू से।
और उसी एजेंडे पर आरएसएस शुरू से काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने हैं, तो वो आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे नौकरियों को समाप्त करते जा रहा है। आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन आरक्षण की व्यवस्था, आरक्षण का फायदा तो तब लोगों को मिलेगा जब नौकरी रहेगी। रेलवे में नौकरी समाप्त कर दिया गया। पहले प्रति वर्ष रेलवे में हज़ारों नौकरियां निकलती थी, बैंकों में हज़ारों नौकरियां निकलती थी, सहायक की हज़ारों नौकरियां निकलती थी, हर राज्य में, हर जगह। लेकिन आज क्या स्थिति है? हर जगह नौकरियां बंद, सब चीज़ प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो जब प्राइवेटाइजेशन में तो आरक्षण है नहीं, और संविधान में अब निजी संस्थानों में भी लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संविधान को बदलने की, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की कवायद कर रही है। मुझे लगता है कि आप देख रहे होंगे कि भाई धीरे धीरे करके जो भी संवैधानिक ढांचा है उसको ध्वस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखते होंगे निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग की पहचान टीएन शेषन और केजे राव के समय हुई थी। आज चुनाव आयोग के कौन है सर्वे सर्वा, कोई जानता है नाम? क्या टीएन शेषन का नाम बच्चा बच्चा जानता था। आज चुनाव आयोग के कौन है अध्यक्ष, कोई जानता है क्या? नहीं। उसी प्रकार से आप ले लीजिए चुनाव आयोग में, जब चुनाव आयोग के प्रमुख की बहाली की प्रक्रिया थी तो पहले प्रधानमंत्री उसमें रहते थे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते थे और नेता विरोधी दल रहते थे। तीनों की सहमति से चुनाव आयोग का गठन होता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने इसमें संशोधन कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इससे बाहर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के ही 2 नेता, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इसमें शामिल कर लिया। तो अब तो कोई बात ही नहीं रही। अब तो सरकार जिसको चाहेगी वही चुनाव आयोग का बनेगा, चुनाव आयोग का गठन करेगा, चुनाव आयुक्त वही बनेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से संवैधानिक ढांचे को ध्वस्त करने का प्रयास कर रही है। तो इसीलिए जो बोला जा रहा है 400 पार, 400 पार, 400 पार, तो मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता इतनी बेवकूफ़ है कि भाई संविधान बदलने की इजाज़त किसी को दे देगी। काफ़ी हज़ारों लाखों लोगों ने अपनी जान देकर ये आज़ादी पाई है और संविधान का निर्माण कराया है। तो क्या लोग इतनी आसानी से आरएसएस के एजेंडे को पूरा करने देंगे? इतने बेवकूफ़ हमारे देश के लोग नहीं हैं कि। लेकिन संतोष जी, जिस तरह से आपने कुछ संस्थाओं के नाम गिनाए कि जिस तरह से उसमें बदलाव करके, संशोधन कर करके जो है बीजेपी अपनी जो छुपा एजेंडा है उसको पूरा कर रही है, उसी तरह से मेरे ख्याल से इलेक्टोरल बॉन्ड भी है उसमें एक, जिस तरह से संशोधन करके उसके कानून में भी संशोधन करके कानूनी रूप से बीजेपी ने 80 अरब चंदा ले लिया दबाव दे करके लोगों, कंपनियों पर। तो ये भी तो एक मतलब जिसे दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला भी कहा जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड ही नहीं, कई सरकार ने, भाजपा सरकार ने कई ऐसे चेंज किए हैं, बदलाव लाए कानून में, और बदलाव का फ़ायदा व्यक्ति विशेष को देने के लिए, कुछ व्यापारी वर्ग को देने के लिए बदलाव किए। एक प्रकार से कहा जाए कि रिश्वत लेने के लिए कानून में बदलाव किया गया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए कानून में बदलाव किया गया। आप देखिए ना, बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था? इलेक्टोरल बॉन्ड तो रिश्वतखोरी को कानूनी अमली जामा पहनाना था, रिश्वतखोरी को कानूनी दर्जा देने की थी कि रिश्वत भी ले ले और कोई जान भी ना पाए बॉन्ड के माध्यम से। ये तो सर्वोच्च न्यायालय, हमारे जो बोलते हैं ना, हमारे जो संविधान है उसमें जो न्यायिक प्रक्रिया है, अगर आज सर्वोच्च न्यायालय नहीं होता तो अभी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से तो पूरा देश ही बेच दिया जा सकता था, हर कोई से को डरा धमका करके चंदा लिया जा सकता था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने इसका खुलासा किया दबाव में, वो भी कितना मुश्किल से, कितना संघर्ष करना पड़ा। सर्वोच्च न्यायालय जब कड़ा रुख अपनाई तब इलेक्ट्रॉल बॉन्ड सामने आया और सारा कच्चा चिट्ठा सामने आया, उजागर हुआ। इसी तरह से आप जानिए प्रधानमंत्री केयर फंड, उसको भी न्यायपालिका अगर लाएगी तो उसमें भी कच्चा चिट्ठा बाहर होगा। प्रधानमंत्री केयर फंड कोरोना के समय में करोड़ों अरबों की संपत्ति आई, लेकिन उसका कोई हिसाब देने वाला नहीं है। वो एक और बड़ा है कि भ्रष्टाचार का अड्डा है, एक रिश्वतखोरी, घूसखोरी, मतलब काम के बदले दाम, पैसा दो और काम लो, मतलब वो एक प्रकार से भ्रष्टाचार का वो दुनिया का, मुझे लगता है कि अभी तो चुनावी बॉन्ड आया है, उससे भी बड़ा घोटाला वो होगा। तो इस पर देश की जनता को सोचना होगा। मुझे लगता है कि हमारे देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि इतना भ्रष्टाचार देखने के बावजूद
और इतना मतलब रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, इतनी महंगाई चरम पे है, ये सब देखने के बावजूद भी वो अपना मतदान अगर सोच समझ कर नहीं करेगी तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। जी संतोष जी, आपने कहा कि बीजेपी तो नहीं लेकिन जो आरएसएस है उसका एजेंडा ही है, तो क्या जो 400 पार सीटें मांगी जा रही है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा इस देश में? देखिए, एक बोला जाता है ना कि अति का अंत होता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा अगर दीजिएगा तो तानाशाही रवैया हो जाएगा। अगर मुझे तो नहीं लगता है कि 400 सीट आएगी, मुझे तो नहीं लगता है कि मतलब भाजपा को 200 सीट भी आए। आप 2004 की स्थिति याद कीजिए। 2004 में जो इंडिया साइनिंग की स्थिति थी, इंडिया साइनिंग वाजपेयी जी का था, वाजपेयी जी का कद बहुत बड़ा था और वो 150 पर सिमट गए थे। तो मुझे भी लगता है वही इंडिया साइनिंग का रूप विकसित भारत है और इसमें भी मुझे लगता है कि सरकार मतलब 150 से 200 में सिमट जाएगी। लेकिन अगर जैसा कि लोग दावा करते हैं मतलब कि 400 पार, 400 सीट पार अगर सीट आ जाता है तब तो निश्चित तौर पर संविधान बदल सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं भाई। उसमें को तो फुल अधिकार पूरा संविधान बदलने का, तो वो तो अधिकार जनता देगी ना भाई। जनता अगर जब 400 सीट दे देगी अधिकार, तब तो कुछ भी कर सकते हैं। चाइना क्या, चाइना की तरह भाई तानाशाही बन सकते हैं, हिटलर की तरह तानाशाही बन सकते हैं, रूस वाली चुनाव ख़त्म कर सकते हैं। तो सीट अगर 400 आ जाएगी तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे बगैर उतना सीट आए ही जब वो इस प्रकार के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, कानून में बदलाव ला करके रिश्वतखोरी कर रहे हैं, तो 400 सीट आने के बाद तो फिर तानाशाह मतलब एक बोला जाता है कि मतलब तुगलकी फरमान वाली स्थिति हो जाएगी कि जो चाहेंगे वो करेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि देश की जनता ये होने देगी, क्योंकि आप हमारा जो दलित वर्ग है वो भीमराव अम्बेडकर दलित है, पिछड़े वर्ग है, सबसे बड़ी गाज इन्हीं लोगों पर गिरेगी। अगर संविधान में बदलाव आएगा तो सबसे बड़ा गाज इन्हीं लोगों पर गिरेगी। वो फिर वो लाएंगे मतलब वेद पुराण बोलते हैं राम राज, तो दास प्रथा, वही दासी प्रथा, वेद पुराण का की जो बात करते हैं, फिर वो दासी प्रथा होगी, फिर वो ऊंच नीच का भेदभाव होगा, फिर वो मतलब जो राम राज कहते हैं तो राम राज चाहे महाभारत काज हो तो एकलव्य का फिर से अंगूठा काटा जाएगा। एक तरह से मनुस्मृति पूरी तरह से लागू हो जाएगा। तो मनुस्मृति में क्या था भाई? मनुस्मृति जो बोले ना आरएसएस, जो मनुस्मृति और धर्म के नाम पर दलितों और पिछड़ों को जो गुमराह कर रही है, तो अगर मनुस्मृति लागू होगा तो क्या होगा भाई? हम भाई दलितों पिछड़ों को तो अधिकार नहीं रहेगा उसमें कुछ। जो अधिकार रहेगा बस ब्राह्मण, क्षत्रिय, बस मतलब इन्हीं लोगों को अधिकार रहेगा। बाकी जो दलित पिछड़े हैं वो कहाँ जाएंगे? आप भाई देखिए ना भाई, आप महाभारत काल लीजिए या रामायण काल, जो रामायण काल का ले लीजिए जो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे महाभारत काल की बात करते हैं, मुझे लगता है काल्पनिक है, लेकिन अगर बात करते हैं उसी को आधार मानिए, तो क्या राम राज में क्या राम जी ने अपनी पत्नी के साथ न्याय किया था क्या? भगवान श्री राम ने भाई पत्नी, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं, राजा की बात करते हैं, तो भाई पत्नी भी प्रजा है पहले, और पत्नी को बगैर सजा दिए आप जंगल में छोड़वा देते हैं रात के अंधेरे में। तो क्या वही प्रथा फिर लाना चाहते हैं कि सब लोग अपनी पत्नी को रात के अंधेरे में जंगल में छोड़ दें? क्या आप वही लाना चाहते हैं? शांभुक की हत्या करना चाहते हैं? क्या निर्दोष बाली की हत्या करना चाहते हैं? क्या यही रामराज लाना चाहते हैं? मतलब शिक्षा केवल क्षत्रिय और ब्राह्मण लेंगे, वही रामराज लाना चाहते हैं? नहीं, देश के लोगों ने संविधान बनाया है, संविधान का राज चलेगा। संविधान की मर्यादा और संविधान बदलने की बात अगर आज भाजपा नेता कर रहे हैं तो इस पर लोगों को सोचना चाहिए, सचेत होना चाहिए। खासकर दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग को सोचना चाहिए कि संविधान बदलने की बात, संविधान अगर बदला के जाएगा तो वो फिर 500 साल या 5000 साल पीछे चले जाएंगे। जो आज उनको पढ़ने की आज़ादी है, शिक्षा की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, सब छीन जाएगा। आप जान लीजिए, अगर संविधान बदलाया तो फिर वही मनुस्मृति, वेद, पुराण की बात होगी और लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे जो देश के जो पिछड़े वर्ग हैं, जो दलित समुदाय हैं, वो भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने जो हमको आज़ादी दी है, संविधान दिया है, उसको बचाएंगे और बचाने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे कि संविधान पर हमला ना हो।
तो संविधान बदलने की साजिश की बू तो जरूर आ रही है। भले ही संविधान बदले या ना बदले, अगर मोदी जी को 400 पार सचमुच मिल गया तो संविधान बदल जाए तो इसमें भी आश्चर्य की बात नहीं। और जैसा कि संतोष जी ने कहा कि ऐसे में खास करके दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों को सोच समझकर अपना वोट डालना चाहिए। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।